हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के जो वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का रिवीजन। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग। तो अपन अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक एक्चुअली होता क्या है? डी ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, उसके डी ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो वो क्या होता है, ns 0 से 2 या फिर n-1 d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें दो चीज होता है, एक होता है क्या कि डी ब्लॉक एलिमेंट को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बट एक्सेप्ट लास्ट वाला, एक्सेप्ट किसके, जिंक कैडमियम मरकरी। अगर जिंक कैडमियम मरकरी की अपन बात करें, इसके अलावा सारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। अच्छा, इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज ये पूरा का पूरा फील्ड है। ये क्या है, S इसमें 2 है और D 10 है, पूरा का पूरा फील्ड होने के कारण इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट होने का क्या मतलब होता है कि या तो NS और n-1 D इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, फुलफिल्ड, नॉट फुलफिल्ड। फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। नॉट फुलफिल्ड का क्या मतलब है, देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होएगा। तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। इसका रीजन यही है कि ये जो है पूरा का पूरा फुलफिल्ड है, इसका एस भी पूरा फुलफिल्ड है और इसका डी भी पूरा फुलफिल्ड है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो एक चीज है वो अपने को ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है। वो डी ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक क्रोमियम आता है, एक कॉपर आता है, और अपने को एक और याद रखना है, 9 ने पंडित को पीटा, पंडित वाला अपने को याद रखना है। कॉपर में एक्चुअली क्या होता है, क्रोमियम में, क्रोमियम तो क्या हाफ फील्ड वाला है, मतलब क्या S1 और D5, इसमें क्या होता है S1 और D10। लेकिन PD में क्या होता है कि S0 और D10 हो जाता है, लेकिन होना इसमें क्या चाहिए था, ये कौन सा वाला ग्रुप है, 9 ने पंडित को पीटा, 9 ने पंडित को पीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जनरली क्या होता है, इसका होता है S2D8, लेकिन ये होएगा नहीं, होएगा क्या, ये होएगा। तो दिस वन इज रॉन्ग फॉर व्हाट, ओनली PD। Ni के लिए और Pt के लिए तो ये क्या हो जाएगा, S2D8, कोई दिक्कत नहीं है, बट PD के लिए ये सही है, दिस वन इज राइट। तो अपने को ये वाला याद रखना है। ठीक है, 3 एक्सेप्शन है जो अपने को ध्यान में रखना है, क्रोमियम, कॉपर और PD। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक का सीरीज क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड हो गया, यहाँ पे डी ब्लॉक आना चालू होता है, 5th, 6th, 7th। ठीक है, पहला 3 में तो डी का कोई भी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता नहीं तो डी ब्लॉक में आता नहीं है। 4th 1 से डी में आता है तो यहाँ पे क्या आता है, 3D आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है 4D, यहाँ पे क्या आ जाता है 5D, यहाँ पे क्या आ जाता है 6D। अगर अपन 3D की बात करें तो 3D कहाँ से चालू होता है, ये चालू होता है स्कैंडियम से लेके कहाँ तक जाता है, जिंक तक जाता है। अगर अपन स्कैंडियम की बात करें तो 21 to 30। ठीक है, स्कूटर यामाहा लाओ AC, और यहाँ पे बात करें जिंक कैडमियम मरकरी, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये 4D या Y से चालू होता है, CD कैडमियम तक जाता है। ये कितना होता है, ये 39 to 48, अपने को ये ध्यान रखना है इसमें। अब पंगा यहाँ पे आता है, पंगा क्या आता है कि 5D में F ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण F ब्लॉक बन जाता है। तो लेंथेनियम तो 57 आता ही आता है, लेकिन इसके बाद पंगा यहाँ पे क्या होता है कि 58 to 71 ये जो है F ब्लॉक में चले जाता है। ये कहाँ चले जाता है, F ब्लॉक में। अगर F ब्लॉक में अपन बात करें तो यहीं से अपन क्या बोलते हैं कि ये 4F क्या है, 4F ऑर्बिटल के अंदर ये आ जाता है, 48 to 71। ठीक है, तो इसके बाद 72 से लेके ये यहाँ पे 80 तक जाता है, 72 से लेके 80 तक, 80 इज मरकरी। ठीक है, तो ये जो गैप हुआ ये क्या F, तो ये F कौन सा, 4F वाला ग्रुप है। ठीक है, सेम एज यहाँ पे एक्टिनियम की अगर बात करें तो एक्टिनियम 80 होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो 90 से लेके, यहाँ पे 90 से लेके 103 तक
103 तक ये क्या होता है 5f वाला ऑर्बिटल में जाता है और ये भी क्या f ब्लॉक में आता है। तो यहाँ पे क्या 104 से लेके 112 तक यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि किसका कैसे क्या प्लेसिंग है। लेंथेनियम क्या होता है कि 57 इसके बाद यहाँ से चालू हो जाता है 58 to 71, यहाँ पे AC है, ठीक है। एक्टिनियम इसके बाद यहाँ पे चालू हो जाता है। अब अपने को एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, क्योंकि लेंथेनियम के बाद ये वाला चालू हुआ, तो ये जो 4f है इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट सीरीज। क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है। मैं साथ ही साथ f ब्लॉक को भी कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे 5f है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टोनाइट सीरीज। एक्टोनाइट सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे AC है, एक्टिनियम है, इसके बाद से ये सीरीज चालू हुआ, इसलिए इसको अपन क्या नाम दिए हैं, एक्टोनाइट सीरीज, ठीक है। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा डी एंड एफ ब्लॉक के। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनका कंपैरिजन अपने से पूछा जाता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब डी ब्लॉक में अपने को जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कि इसका एटॉमिक रेडियस, कुछ प्रॉपर्टी जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला चीज क्या कि एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक, और इसका कंपेरिजन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। हालांकि जिसने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो आप जरूर यहाँ पे ध्यान से देखो। मैं क्या लिख रहा हूँ कि स्कैंडियम स्टार्ट होता है डी ब्लॉक स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड फिर जिंक, ठीक है। अब अगर अपन एटॉमिक रेडियस की बात करें तो दो हो सकता है, एक क्या हो सकता है अक्रॉस द पीरियड, एक क्या हो सकता है डाउन द ग्रुप। तो अपन दोनों की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे स्कैंडियम से जिंक तक लिखा हुआ है, वो क्या है अक्रॉस द पीरियड है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, गौर से सुनना, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है इसका, डिक्रीज करता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि स्कैंडियम इज ग्रेटर देन टिटेनियम, इज ग्रेटर देन वेनेडियम, इज ग्रेटर देन क्रोमियम, इज ग्रेटर देन मैग्नीज। अच्छा, मैग्नीज भी क्या होता है, आयरन से बड़ा ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, तीनों का साइज क्या होता है, इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है तीनों का साइज। तीनों का साइज क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल का। उसके बाद एक और पंगा फंसता है, कहाँ पंगा फंसता है, कॉपर एंड जिंक में। कॉपर एंड जिंक में क्या होता है कि साइज यहां पर भी इंक्रीज करने लगता है। अगर साइज यहां पे इंक्रीज किया तो जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। अच्छा, कॉपर निकल में कॉपर इज ग्रेटर देन निकल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अपने को अक्रॉस द पीरियड में क्या ध्यान रखना है कि साइज पहले घटता है टिल मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल का सेम होता है, उसके बाद कॉपर एंड जिंक में साइज का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप की अगर अपन बात करें तो एक्चुअली है कि अपने पास 3D है, 4D है, 5D है, ठीक है। 3D में पहला कौन आता है, स्कूटर, यामाहा, लाओ, AC, ये वाला तो सीरीज है अपना। आई होप यहां तक क्लियर है, पक्का। अब यहां देखो डाउन द ग्रुप अपन जा रहे हैं। अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इसमें पंगा क्या हो रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे जैसे अपन आ रहे हैं, क्या F ऑर्बिटल यहां पे इंक्लूड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। यहां पे F ऑर्बिटल का आने के कारण क्या हो रहा है कि पुअर शिल्डिंग हो जाता है F ऑर्बिटल के द्वारा, F इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पुअर शिल्डिंग होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है कि 3D का साइज जो है 4D से तो छोटा रहेगा, क्योंकि अपन डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में साइज इंक्रीज करता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि 3D इज लेस देन 4D बट इट इज वेरी मच सिमिलर टू 5D, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ये एक ऐसा चीज है जो अपने को बहुत पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक। पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट पे बहुत ध्यान से रखना है। मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा अपना, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में सपोज 3D की बात कर लेता हूँ, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब पंगा क्या है कि अगर स्कैंडियम की बात कर ले तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, n अगर अपन बात कर ले तो ये क्या होता है S2D1। अगर S2D1 है, इसका क्या मतलब है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है D1 में, यहाँ D2 है तो 2, यहाँ D3 है, पर यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए D4, बट ये हो क्या जाता है, ये हो जाता है S1D5। ये भी पूरा का पूरा अनपेयर्ड, S1 वाला भी पूरा का पूरा अनपेयर्ड, जिसके कारण यहाँ पे 4 होना चाहिए, पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हो जाते हैं, ठीक है। अब मैग्नीज में बात कर ले, मैग्नीज में क्या होता है S2, वो तो पेयर्ड है, D5 तो 5, आयरन में D6 होने के कारण क्या हो जाता है कि
एक जो ऑर्बिटल है पूरा फुलफिल्ड हो जाता है, बचे हुए 4 वो अनपेयर्ड होते हैं। S वाला पहले से ही पूरा फुलफिल्ड है क्योंकि S2 है, तो इसके पास 4 3 2 ठीक है 1 एंड ये तो पूरा S2 D10 ये तो 0 हो गया क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गया यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया। तो ये अपना चीज है। अब मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट मैंने क्या बोला है कि इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यहीं तक बढ़ा, तो यहाँ तक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो अपन क्या कमेंट कर सकते हैं यहाँ से कि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब पंगा क्या पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जैसे अपन आगे जाते हैं तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एन डिक्रीज कर रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा अपना, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अक्रॉस द पीरियड मेल्टिंग पॉइंट को अपन कैसे कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देके। ठीक है, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है, बट उसके बाद ड्यू टू डिक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्रोमियम के बाद क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि पहले क्रोमियम तक इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है टिल जिंक। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, दो चीज जो अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे अपन अक्रॉस द ग्रुप की बात कर ले, ये तो पीरियड की बात कर ली, अब ग्रुप में दो चीज ध्यान रखना है। एक क्या है अपने पास जिंक कैडमियम मरकरी है, और एक है अपने पास Cu Ag Au। ये थोड़ा डाटाबेस चीज है, ये आपको रटना पड़ेगा, पहले आया हुआ है, ये डाटाबेस चीज है और ये आपको रटना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपर इज ग्रेटर देन Ag बट Au इज ग्रेटर देन Ag हो जाता है। जिंक कैडमियम मरकरी में जिंक इज ग्रेटर देन कैडमियम इज ग्रेटर देन मरकरी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, डी ब्लॉक में एक चीज और भी ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्ट Ag इज अ लिक्विड मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक्सेप्ट Ag। अब डी ब्लॉक में जो अपना बहुत थर्ड एक इंपॉर्टेंट और जहां से काफी क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और आने के भी चांसेस है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि काफी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट काफी वेरिएबल शो करता है, एक्सेप्ट अगर अपन बात करें स्कैंडियम, ये स्कैंडियम हमेशा +3 शो करेगा, जिंक हमेशा +2 शो करता है। ठीक है, ये दोनों को छोड़ के डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो Ns है, n-1 का जो डी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ना, डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो काफ़ी सिमिलर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक्साइटेशन हो सकता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखना है। पहला क्या रखना है कि स्कैंडियम एंड जिंक का यही दोनों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, +3 एंड +2। कि अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले तो वो क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर डी ब्लॉक की बात कर ले तो वो +2 होता है। +2 इसलिए होता है क्योंकि S2 एंड D जो भी हो, D1 से 10, तो यहाँ से 2 आराम से इजीली निकाल सकते हैं, तो अपन +2 आ जाएगा। यहाँ से 2 निकालने के बाद अगर D1 से 10 रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या हो जाएगा, +2। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। अब दूसरा चीज जो अपने को ध्यान में रखना है कि 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, तो वो किसका होता है, मैग्नीज का। मैग्नीज कहां तक जा सकता है, +7 तक जा सकता है। ठीक है, मैग्नीज कहां तक जा सकता है, +7 तक। जैसे अपन KMnO4 पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे मैग्नीज +7 में होता है। क्या इससे भी अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट का? जी हाँ, पॉसिबल है। तो कौन सा है वो, मेरी बात गौर से सुनो। जैसे ऑस्मियम हो गया, एक है ना, फिर रूठा ओसामा। तो रूठा और ओसामा ऐसा है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +8 हो सकता है। तो ओसामा और आरयू, ठीक है, ऑस्मियम और आरयू का क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, +8। और ये क्या होता है, पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट का हाईएस्ट होता है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये 3D में हाईएस्ट होता है, तो ये हाईएस्ट इन 3D ग्रुप या 3D पीरियड। ठीक है, हाईएस्ट इन 3D पीरियड। अब अपने को एक चीज और भी ध्यान रखना है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बोनाइल है ना, जो मेटल है, डी ब्लॉक की जो मेटल है वो कार्बोनाइल के साथ अगर रहेगा, डी ब्लॉक के जो भी मेटल है अगर वो कार्बोनाइल के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कार्बोनाइल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो x + 0 × 5 = 0, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर ले, FeCO5 एक कॉम्प्लेक्स है
जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 भी हो जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। कहाँ पे हो सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में। कहाँ हो सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में, CO कंपाउंड्स में, और ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इट्स एलिमेंट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर अपन कॉपर की बात कर लें तो कॉपर का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या, +2 होता है। मैंगनीज में +2 होता है। पीटी प्लेटिनम का कितना होता है, +4 होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक दो चीज जो अपने को ध्यान में रखना है, Ag का कितना होता है, +1, बट Au का कितना होता है, +3। एस्केंडियम का तो +3 होता ही होता है, इसमें इसका तो वेरिएबल होता ही नहीं है, ये एक ही होता है, ठीक है। क्रोमियम का भी +3 होता है, Ni का +2 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ, क्या क्रोमियम यहाँ पे +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है? अगर अपन बात कर लेंगे क्या क्रोमियम +6 में भी होता है, जी बिल्कुल होता है। जैसे K2Cr2O7, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अपने को पढ़ना भी इसी चैप्टर में है। तो Cr+6, जैसे अपन बात कर लें क्रीम मुहासे वाली, ठीक है, ये एक ग्रुप वाली बात है। क्रोमियम का +6, मोलिब्डेनम का +6, या फिर W का +6। अगर इन तीनों का अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? अगर आपको याद हो कि ये क्रोमियम का क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इसका लोअर वाला क्या है, +3 है। अपन पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या पढ़ते हैं कि अगर अपन नीचे की ओर जाते हैं, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और ऊपर की ओर रहते हैं तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट अपना क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन डी ब्लॉक में इसका उल्टा हो जाता है, और ये अपने को ध्यान रखना है। डी ब्लॉक में क्या हो जाता है कि ऊपर में जो है ना हाइयर वाला स्टेबल नहीं होता है, नीचे में हाइयर वाला स्टेबल होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि W इज ग्रेटर देन MO6 इज ग्रेटर देन Cr+6, ठीक है। ये पी ब्लॉक के जस्ट उल्टा होता है। जैसे पी ब्लॉक में इनर पेयर इफेक्ट में अगर सपोज मैं बात कर लूँ, नानी पापा अम्मी सब बीमार, ठीक है, इसका +3 एंड +5 होता है। इसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो +5 कहाँ, इधर में स्टेबल रहेगा, इधर में। नीचे +5 आने पे क्या हो जाएगा, +5 अगर यहाँ रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। +5 ये वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। यहाँ पे स्टेबल कौन सा रहेगा, यहाँ पे +3 वाला स्टेबल रहेगा लास्ट के दोनों में। इनर पेयर इफेक्ट में अपन यही पढ़ते हैं ना कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो नीचे स्टेबल हो जाता है, पर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या, ऊपर ही स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या हो जाता है, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्या, ये हाइयर है, +6 क्या है, क्रोमियम वाला ग्रुप का हाइयर है। तो अगर +6 हाइयर है तो ऊपर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये स्टेबल नीचे होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, इनर पेयर इफेक्ट का उल्टा होता है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो मैग्नेटिक मोमेंट। यार मैग्नेटिक मोमेंट अपन पहले भी काफ़ी पढ़ते हैं, MOT में पढ़ चुके हैं और भी बहुत जगह पढ़ते हैं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बहुत ईजी है। n इंटू n+2 यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसका वोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इसका यूनिट होता है। अगर सपोज मेरे को n=1 दे दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 + 2 3, तो √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1.7324 आ जाएगा, ठीक है। अगर n=2 दे दिया तो अपने को मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 + 2 4 इंटू 2 √8 आ जाएगा। √8 इज 2√2, ये कुछ भी 2 पॉइंट समथिंग इसका कुछ वैल्यू आएगा। अगर n=3 दे दिया और अपने से मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, इसका भी क्या 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। जितना भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना तो लिख दो पॉइंट में कुछ जो भी है, ठीक है। जैसे ये 4 डाल दिया तो 4 इंटू 4 + 2, ये क्या √24, 5 से तो कम ही रहेगा, मतलब क्या 3 और 5 से तो कम ही रहेगा, क्योंकि 5 पे कितना 25 होना चाहिए, तो ये 5 से तो कम ही रहेगा। और सपोज मैं अगर इसको x मान लूँ तो ये x 5 से तो कम ही रहेगा, और ये √24 है। 16 होता तो 4 होता, 16 और 25 के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये 4 और 5 के बीच में है। एक चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ये सब चीज़, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर n जितना है ना उतना ही ये रहेगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन डायरेक्टली पिक भी कर सकते हो, ज़्यादा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। या फिर कभी कभी अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है 2 पॉइंट समथिंग है, तो मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा होगा पॉइंट में, 4 पॉइंट समथिंग दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर 5.8 ऐसे कुछ था, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था, उसमें बताना था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होएगा, या फिर शायद पूछा था कि एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब वहां से अपने को डायरेक्टली n =
5 पुट कर देना था। जैसे मैंने देखा कि 5.89, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। ठीक है, ये एक थोड़ा सा हैक है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का, और कोई खास बात नहीं है। ये क्वेश्चन अगर डी ब्लॉक में नहीं आए तो ये काफ़ी जगह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया, एमओटी में ये क्वेश्चन घुस जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हर जगह है आपको। तो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर भी शो करता है, एलॉय भी बनाता है, कैटलिस्ट वाला प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो तीनों को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया। मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अपन कलर की बात करें तो कलर एक तो आपको याद करना चाहिए या ना चाहिए। जनरली आजकल कलर के क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं कि इसका एग्जैक्ट कलर क्या होगा, फिर भी मैं Fe+2 Fe+3 ये सब का कलर जो मैं आपको बता दूंगा, Cr+3+6 का कलर कैसे बन रहा है वो अपने को समझना है। कलर कैसे बनता है, क्योंकि CFT में क्या होता है, T2G से EG के बीच में DD का ट्रांजिशन होता है, ठीक है, और उसके कारण कलर आता है। तो अपन यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एटम अनपेयर्ड है, अगर अनपेयर्ड है मतलब पेयरिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब वो कलर होएगा। ठीक है, अगर पूरा का पूरा पेयर्ड हो गया, जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कंप्लीटली पेयर्ड है ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब क्या, वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल की अगर बात कर लें, मैं ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ स्कैंडियम+3, मैं ले लेता हूँ स्कैंडियम+3। जैसे मैंने स्कैंडियम+3 ले लिया तो क्या था, S2D1 था, तीनों निकाल दिया मैंने, S2D1 था लास्ट में, तीनों निकाल दिया। तो +3 जैसे मैंने बात कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्लीट आर्गन वाला, और ये पेयर्ड हो गया। अगर ये पेयर्ड हो गया तो ये क्या कलरलेस नहीं हो जाएगा। जैसे टाइटेनियम+4 सेम चीज़ वही हो जाएगा। ठीक है, अगर कलर की बात कर ले, जैसे Fe+2 ले लिया मैंने, Fe+2 लेते ही मेरे पास n कितना आ गया, 4 आ गया। Fe+3 ले लिया, Fe+3 लेते ही मेरे पास n कितना आ गया, 5 आ गया। आया कि नहीं आया N5, क्योंकि 2 S से निकल गया और D से भी 1 निकल गया। D से 1 निकलने के बाद n=5, D5 तो n=5, क्योंकि कोई भी इसमें आपस में एक दूसरे से पेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसके पास भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या रहेगा, कलर रहेगा। जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब कोई भी n नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड पूरा का पूरा सारा क्या है, पेयर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो अपन यहाँ से भी कलर पे कमेंट कर सकते हैं कि उधर ये कलर है या कलरलेस है। अगर अपन एग्जैक्ट कलर की बात कर ले तो Fe+2 ये आपको याद करना है, ग्रीन, येलो, उसके बाद Copper+2, ब्लू विट्रॉल, ठीक है, Cobalt+3 ये भी क्या होता है, ब्लू होता है। जैसे ये ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये CuSO4.5H2, अगर आपको याद हो ब्लू विट्रॉल तो उसका नाम ही है, यहाँ से अपन ब्लू है। तो अपने को याद क्या याद रखना है कि Fe+2 क्या होता है, ग्रीन, Fe+3 क्या होता है, येलो। ये 3-4 कलर है जो अपने को ध्यान रखना है। और ज़्यादा क्रोमियम का +6+3 आएगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी अपन जब करेंगे 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में कलर कैसे पिक करना है, पहचानना है कौन कलर है या नहीं है। अच्छा, एक बात है, कैटेलिस्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट कैटेलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है? डी ब्लॉक एलिमेंट कैटेलिस्ट की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखता है। अगर जो कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखता है तो वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, रेट को इंक्रीज करवा देता है। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड में से मैं 2 ही कंपाउंड की बात करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको पूछने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई है। पहला क्या है, KMnO4। KMnO4 पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो K2Cr2O7, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको अपने को पूछने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहता है। अगर KMnO4 में अपन बात करें, KMnO4 में क्या होता है कि Mn यहाँ पे +7 में है कि नहीं है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे +7 है। अगर Mn +7 में है तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि Mn अगर +7 से ये Mn +2 में जाए, कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर ऐसा चेंजेस आ रहा है, या फिर Mn अगर +4 में जाए, या फिर Mn अगर +6 में जाए, तो ये अगर एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन हो रहा है तो Mn +7 से +2 में चले जाएगा। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है तो Mn +7 से +4 में चले जाएगा। अगर कोई बेसिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो Mn +7 से +6 में चले जाएगा। ये जो प्रोसेस है +6 से +2 में जाना, +4 में जाना, या फिर +6 में जाना, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन। क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन ही तो हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो अपन यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ तक नहीं है। तो Mn क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपने रिडक्शन करवाता है तीनों मीडियम में। ठीक है, और ये कैसे कैसे कहाँ जाता है, ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ये अपने को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात समझो दूसरा, K2Cr2O7 में एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर अपन देखने को जा रहे हैं
14, 12, ये +6 में है। क्रोमियम यहाँ भी क्या है, +6 में है। अब क्रोमियम का जो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। तो क्रोमियम +6 से कहाँ जा सकता है, +3 ही तो जा सकता है, और कहीं और जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी ये क्या रहेगा, रिडक्शन ही होएगा, क्योंकि देखो एक नंबर लाइन बना लो, 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2। अगर कभी भी इधर से इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कभी भी इधर से इधर आ रहे हैं इसका मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे को बताओ, अपन +6 से +3 आ रहे हैं ना, तो उधर से इधर आ रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी अपन क्या, +7 यहाँ पे कहीं होगा, +7 से क्या +4 आए, या फिर +6 आए, या फिर +2 आए। तो उधर से इधर ही तो आ रहे हैं, तो बड़ा से छोटा आ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, बड़ा से छोटा आ रहे हैं, रिडक्शन। अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन। तो अपन यहाँ से भी याद कर सकते हैं, अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो अपन क्या उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। तो क्रोमियम +6 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब K2Cr2O7 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 भी क्या है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ जो अपने को ध्यान में रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज़ जो अपने को ध्यान में रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में क्या रखना है, कभी कभी सपोज ये क्रोमियम +6 है, ठीक है, अगर मैंने इसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया, Cr+6 में कन्वर्ट किया, इसको मैंने बेसिक मीडियम में डाला, यहाँ चल गया, इसका कलर पूछा जाता है बहुत बार। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वो ध्यान क्या रखना, बॉय एक ट्रिक है। बॉय का क्या मतलब होता है, बेसिक मीडियम। बॉय का क्या मतलब होता है, बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो जाते हैं, ऑरेंज से येलो जाते हैं। तो बेसिक मीडियम यहाँ पे है, ऑरेंज से येलो जाएंगे, ये बेसिक मीडियम हुआ, ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो बनेगा, बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो, तो बेसिक मीडियम ये OH- हो गया, ऑरेंज से येलो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज से अपन कहाँ जाएंगे, येलो की ओर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है अपने आप को, ठीक है। अगर जैसे इसका इसमें क्या हो जाएगा, CrO4 2-, ये कंपाउंड क्या बन सकता है, CrO4 2-। और दूसरा ये वाला कंपाउंड क्या, इसको अपन K2Cr2O7, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपने को ये वाला चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कलर कभी कभी पूछा जाता है, और दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों दूसरे वाले का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। जब भी अपन Mn+7 या फिर Cr+6 डाल देंगे, तो सपोज अगर डाल दिया मैंने, तो अगर आयरन हो रहा है तो आयरन क्या कर देगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या दूसरे को क्या ऑक्सीडाइज करवाएगा, तो आयरन को +2 से +3 में कन्वर्ट करवा देगा। जैसे अपने को Cl- को Cl2 में करना है, ये कर देगा। तो बात समझ रहे हो, अगर इसको डालने से जो भी साथ में इसका रहेगा उसका क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। ऑक्सीडेशन करवाने से उसका साथ में क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। अगर ऑक्सीडेशन करवा देगा तो ये क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रखा है जिसको आपको देखना है एनसीईआरटी से, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे मैं इसके सारे रिएक्शन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बताऊंगा तो इट विल टेक लाइक 10-15 मिनट्स मोर। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। Cu+2 के जितने भी रिएक्शन है, 3-4 रिएक्शन है, वो आप देख लेना। मेरे आप एनसीईआरटी आपके पास बुक है तो वहाँ से देख लो, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप वहाँ पे देख लो। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ AgNO3 या फिर AgCO3, ये दोनों का हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हीटिंग इफेक्ट टेम्परेचर पे 100 डिग्री पे 230 डिग्री पे कैसे होगा। CuSO4.5H2O का एक बार हीटिंग करेंगे, फिर दोबारा से हीटिंग करेंगे तो क्या क्या बनेगा, इसको आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। दूसरा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। फोटोग्राफिक कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन AgBr के हेल्प से होता है, ये वाला रिएक्शन भी आप देख के जाना। तो ये 4-5 ऐसे रिएक्शन है जो आपको बिल्कुल देख के जाना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी ब्लॉक में, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना इस वीडियो के बाद, वहाँ से इसके जो रिएक्शन है वो आप देख लेना, या फिर एनसीईआरटी से देख लेना। अब यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट में मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से एटॉमिक नंबर कैसे क्या होंगे स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे 2 चीज़ अपने को ध्यान रखना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 चीज़ तो होता ही होता है, एक क्या होता है, एक 4F होता है, एक क्या होता है अपना 5F होता है, ठीक है। अगर 4F की बात करें तो ये इस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, लेंथोनाइड सीरीज। और लेंथोनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ जाता है, ये 58 to 71 एटॉमिक नंबर, लेंथिनियम के बाद आता है, इसलिए इसका नाम लेंथोनाइड है। ये क्या होता है, एक्टोनाइड। ये क्या होता है, एक्टोनाइड, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आता है इसलिए इसको एक्टोनाइड ग्रुप बोला जाता है। ये कहाँ से 90 से 103 तक रहता है। अब कुछ चीज़ें हैं और कुछ डिफरेंस है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो जानना पड़ेगा। लेंथोनाइड के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो अपने को नोन है, लेंथोनाइड सीरीज के जो भी एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टीज अपने को नोन है, बट एक्टोनाइड सीरीज के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज अपने को अननोन है,
ठीक है। ये वाला क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, और ये वाला रेडियो एक्टिव है क्योंकि हैवियर एलिमेंट है, और 90 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, वो रेडियो एक्टिव ही होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को ध्यान रखना है वो ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथोनाइट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। लेंथोनाइट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, बट एक्टोनाइट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और वो +3 से +7 वेरी करता है। तो इस यहां से भी अपन ये चीज बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बनाने की इसके पास टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। एक्टोनाइट ग्रुप कॉम्प्लेक्स बना सकता है, बट लेंथोनाइट ग्रुप कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना सकता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये नहीं बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन LC, ये लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है कि साइज का घटना, जैसे अपन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, मतलब क्या मूव करने का अक्रॉस दी पीरियड मूव कर रहे हैं तो अपना साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसका, लेंथोनाइट। लेंथोनाइट मतलब जितने भी एलिमेंट्स के साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी वही होता है, अगर अपन इधर से इधर मूव करें तो साइज क्या होता है अपना, डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने के कारण इसको अपन क्या, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हालांकि इन दोनों में अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, कौन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया, वहां से आप देख लो। और अभी मैं एस ब्लॉक फिर पी ब्लॉक का भी अपलोड कर दूंगा एक दिन में, मतलब विद इन ए डे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और प्लीज कर दो चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। और इस वीडियो को जरूर लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।